मेरा नाम पूर्वी है। मेरे हाथों पर मेहंदी लग रही थी और अगले ही दिन मेरी बारात आने वाली थी। मेरी शादी इतनी ज़्यादा जल्दबाजी में हो रही थी कि मुझे भी कुछ सोचने का मौका नहीं मिला था। मेरे बहुत सारे सपने थे। मैं अपने सारे सपने अपनी शादी पर पूरे करना चाहती थी, लेकिन मेरी शादी सिर्फ एक हफ्ते के अंदर अंदर ही तय हो गई थी। मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ इतनी जल्दी हो जाएगा। अपने घर में मैं और मेरे पापा ही रहा करते थे। हम दो बहनें थीं। मेरी बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी और वो दूसरे शहर में रहती थी, लेकिन ज़्यादातर घर में। मैं अकेलापन महसूस करती थी और अकेले ही घर के सारे कामकाज किया करती थी। मेरी बहन की शादी के बाद मेरी माँ की मौत हो गई थी, जिसकी वजह से हमारा घर सूना हो गया था। पहले हम 4 मेंबर हुआ करते थे, लेकिन फिर एकदम से घर के अंदर 2 ही मेंबर रह गए। मेरे पापा ज़्यादातर घर से बाहर ही रहा करते थे, लेकिन एक दिन पापा का उनकी बाइक से एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उनको काफ़ी चोट आई थी। मेरी दीदी काफ़ी परेशान हो गई थी और हमारे घर आना चाहती थी, लेकिन वो प्रेग्नेंट थी, इसीलिए मैंने उनसे मना कर दिया था कि मैं पापा का ख्याल अकेले ही रख सकती हूँ, आप वहाँ अपना ध्यान रखो। कुछ दिन के बाद पापा ठीक तो हो गए थे, लेकिन उस दिन के बाद से ही दीदी को हमेशा मेरी फिक्र सताने लगी थी, क्योंकि पापा अब कोई भी काम करने के काबिल नहीं रहे थे, क्योंकि एक्सीडेंट होने पर उनकी टांग में कुछ अंदरूनी चोट आई थी, जिसकी वजह से वो ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे और दुकान पर भी नहीं जा पा रहे थे। दरअसल मेरे पापा की एक क्रॉकरी स्टोर थी, जिसके वो मालिक थे, लेकिन हमारी क्रॉकरी स्टोर हमारे घर से काफ़ी दूर थी और मैं नहीं चाहती थी कि ऐसी कंडीशन में मेरे पापा कोई भी काम करे, इसलिए मैंने उनको ज़्यादा से ज़्यादा आराम करने के लिए कहा था। और फिर मैंने खुद स्कूल में टीचिंग करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि मैं काफ़ी पढ़ी लिखी थी। पापा को मुझ पर बहुत तरस आता था। पापा और मेरी दीदी आपस में फ़ोन पर ज़्यादातर मेरे बारे में ही बातें करते रहते थे। उन दोनों को हमेशा मेरी फिक्र रहने लगी थी, और सबसे ज़्यादा फिक्र तो मेरे पापा को इस बात की हो रही थी कि अभी उनका एक्सीडेंट हुआ है। अगर इस एक्सीडेंट में उनको कुछ हो जाता तो मैं यहाँ अकेली रह जाती। उनके जाने के बाद मैं किसके सहारे रहूँगी? कौन मेरा ख्याल रखेगा? बस यही सब सोचकर मेरे पापा हमेशा परेशान रहते थे। मुझे टीचिंग करते हुए 2 महीने गुजर गए थे। एक दिन जब मैं स्कूल से वापस अपने घर में दाखिल हुई तो मैंने देखा कि हमारे घर में कुछ मेहमान आए हुए थे। एक बड़ी उम्र के आदमी थे और उनके साथ कोई भी नहीं था। मैं तो उनको देखकर अपने कमरे में आ गई थी, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो हमारे घर से चले गए थे। तो मैंने पापा से पूछा कि पापा ये कौन थे? पापा ने बताया कि बेटा, ये तुम्हारा रिश्ता लेकर आए थे। हमारे पीछे वाले ही मोहल्ले में रहते हैं। इनका बेटा पढ़ा लिखा है और बहुत ही सुलझा हुआ है। ये लोग 5 महीने पहले ही पीछे वाले मोहल्ले में रहने के लिए आए थे। इन्होंने तुम्हें स्कूल से आते जाते देखा तो अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया। ये तुम्हारा रिश्ता लेकर यहाँ आए थे। मैंने पापा से कहा, पापा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। पापा कहने लगे कि बेटा, बात को समझने की कोशिश करो। तुम्हारी बहन भी हमेशा तुम्हारे लिए बहुत परेशान रहती है और मैं भी चाहता हूँ कि तुम अपने घर की हो जाओ, और उसके बाद मुझे फिर चाहे जो कुछ हो जाए, मुझे फिक्र नहीं रहेंगी। पापा ने मुझे बहुत समझाया और यही तसल्ली दी कि तुम उनके घर में बहुत खुश रहोगी। लड़का बहुत अच्छा है। अगले दिन पापा ने मुझसे कहा कि कल तो वो सिर्फ मुझसे रिश्ते की बात करने के लिए आए थे, लेकिन आज जवाब मांगने के लिए आ रहे हैं। बेटा, मैं उनको हाँ करने वाला हूँ। तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं है ना? भला मुझे क्या एतराज़ होना था? मैंने उनसे बोल दिया कि जहाँ आप मेरी शादी करोगे, मैं वहीं शादी करने के लिए तैयार हूँ। और उसके बाद जब लड़के के पिता विभोर वर्मा जी हमारे यहाँ पापा से जवाब मांगने के लिए आए थे, और साथ ही अपने बेटे अभिषेक वर्मा को भी हमारे यहाँ लेकर आए थे ताकि मेरे पापा उनसे मिल सकें। उस समय मैं भी वहीं पर मौजूद थी और अभिषेक को देखकर मैंने अपनी नज़र नीचे कर ली थी। अभिषेक की बातचीत करने का अंदाज मेरे पापा को बहुत पसंद आया था। आखिरकार ऐसे ही लड़के से तो वो मेरी शादी करवाना चाहते थे। अभिषेक ज्यादा बात नहीं कर रहे थे और मैं भी खामोशी बैठी हुई थी। हम दोनों का रिश्ता हमारे पिता ने तय कर दिया था। सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन एक बात बहुत ही अजीब थी। शायद उसकी वजह कुछ और थी। इनके यहाँ से रिश्ता पक्का करने के लिए कोई भी औरत नहीं आई थी। फिर बाद में मुझे अभिषेक के पिता से पता चला कि अभिषेक का एक बड़ा भाई है। वो नौकरी करने के लिए अमेरिका गया हुआ है। घर में सिर्फ अभिषेक और उसके पिता ही रहते थे। अभिषेक के पिता ने कहा कि हम शादी सिंपल तरीके से और जल्द करना चाहते हैं।
पापा ने कहा कि फिर भी कितनी जल्दी शादी करना चाहते हो आप? उनके कहे हुए शब्द सुनकर मैं हैरान रह गई थी। आखिरकार उन्हें इतनी जल्दबाजी किस बात की थी? क्योंकि उन्होंने शादी पूरे 1 हफ्ते में करने के लिए कहा था। उनका कहना था कि वो फालतू की रस्मों को नहीं मानते, बस मेन रस्म तो शादी होती है, इसलिए हम फिजूल खर्ची नहीं करते। बहू को दुल्हन बनाकर अपने घर ले जाएंगे। मेरे पापा को उनकी ये बात बहुत ही समझदारी की लगी थी। हालांकि वो इस बात से खुश हुए थे और परेशान भी हो रहे थे कि वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर इतना सारा इंतजाम कैसे करेंगे। लेकिन मेरे होने वाले ससुर जी ने मेरे पापा को भरोसा दिलाया था और कहा था कि हमें आपकी बेटी के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। हम आपसे दान दहेज की मांग नहीं कर रहे, हमें सिर्फ हमारी बेटी दे दीजिए। उनकी ये सारी बातें सुनने के बाद मेरे पापा फौरन ही इस रिश्ते के लिए मान गए थे और उन्होंने बोल दिया था कि अगले हफ्ते आप हमारे घर बारात लेकर आ जाना। मैं तो हैरान रह गई थी कि ये सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हो गया और अब मेरी शादी का दिन भी आ गया था। भले ही मेरी शादी जल्दबाजी में हो रही थी, लेकिन मुझे तो दुल्हन बनना था, इसलिए मैंने अपने हाथों पर मेहंदी लगाई थी और मेहंदी से अपने पति का नाम लिखवाया था। मैंने देखा था कि मेरे पापा जिधर मेरी शादी से खुश थे, दूसरी तरफ मेरी शादी के बारे में सोचकर उदास भी हो रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी बेटी अब पराई होने वाली है। मुझे डर था कि मेरे जाने के बाद मेरे पापा अकेले रह जाएंगे, लेकिन पापा ने मुझे तसल्ली दिलाई थी और कहा था कि बेटा, हर माँ बाप अपने बच्चों की शादी करने के बाद एक ना एक दिन अकेले रह जाते हैं और बेटियों को तो अपने घर जाना ही होता है। अपनी ससुराल में खुश रहो। मेरी जिंदगी का तो यही मकसद है, मैं कुछ और नहीं चाहता। मेरी दीदी भी मेरी शादी में शामिल नहीं हो सकी थी, क्योंकि वो इतनी जल्दबाजी में यहाँ नहीं आ सकती थी, और फिर मेरे पापा ने शादी में किसी को इनवाइट भी नहीं किया था। इसलिए दीदी ने कहा कि वो शादी के बाद मेरी ससुराल आएंगी। उन्हें मेरी शादी की बहुत खुशी हुई थी। मेरे पापा ने हमेशा यही सोचा था कि वो अपनी छोटी बेटी की शादी भी बड़ी बेटी की शादी की तरह धूमधाम से करें। लेकिन दीदी की शादी के समय तो माँ भी जिंदा थी और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन अब तो सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हो रहा था कि मुझे भी अजीब सी घबराहट महसूस हो रही थी। मगर मुझे तसल्ली इस बात की थी कि मेरा होने वाला पति अच्छा है। पापा की आंखों में भी मुझे एक सपना टूटने की झलक साफ दिखाई दे रही थी। मैंने सोचा कि शायद यही बेहतर है कि सिंपल तरीके से ही शादी होना, क्योंकि अब मेरे पापा भी कोई काम नहीं कर रहे थे, इसलिए मैं उनकी भी फिजूल खर्ची नहीं करवाना चाहती थी। फिर मेरी शादी का समय भी आ गया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरी जिंदगी एक नए मोड़ पर आ चुकी है। मेरे दिल में अजीब सी घबराहट थी, कभी खुश भी थी तो कभी उदास भी हो जाती थी। लगता ही नहीं था कि क्या सच में मैं शादी के लिए तैयार हूँ। ये एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब मेरे पास नहीं था। ये सब कुछ इतनी जल्दी हो रहा था कि मेरे पास सोचने का भी समय नहीं था। मेरे पापा मेरे पास आए, उनकी आंखों में आंसू थे। ये पहली बार नहीं था जब मैंने अपने पापा को इमोशनल देखा था, मगर आज उनकी आंखों में कुछ और ही था। एक पिता की बेबसी और एक बेटी की जुदाई का डर, और शायद माँ के ना होने की कमी तो बेटियों को होती ही है। हम दोनों बाप बेटी एक दूसरे के गले लगकर बहुत रोए थे, क्योंकि मेरी बारात आ चुकी थी और कुछ रस्में होने के बाद मेरी शादी अभिषेक के साथ हो गई और फिर मैं उसके बाद विदा होकर अपनी ससुराल आ गई थी। जिस तरह मेरी शादी में मेरी बहन शामिल नहीं हो पाई थी, उसी तरह अभिषेक की शादी में उनके बड़े भाई भी शामिल नहीं हो पाए थे। और फिर उसके बाद मैं अपने पति के कमरे में आ गई थी। मेरे पति का बिहेवियर मेरे साथ बहुत अच्छा था और वो मुझसे बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। उनके शब्दों में मोहब्बत और इज्जत थी, लेकिन मैं बहुत घबरा रही थी। अपने पति के साथ शादी की पहली रात मैं उनके कमरे में मौजूद थी, उनके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रही थी। तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी आत्मा को अंदर तक झंझोड़ कर रख दिया था। एक ऐसी खतरनाक चीख जिसे सुनकर मेरा शरीर कांप उठा था। वैसे भी आंधी रात का समय था। ये घर मेरे लिए नया था, यहाँ के लोग मेरे लिए नए थे, इसलिए मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। ये चीख कोई आम चीख नहीं थी। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत तकलीफ में हो, जैसे किसी के साथ बहुत बुरा हो रहा हो। मैं एक झटके से बिस्तर से उठी। मैं तेजी से दरवाजे की तरफ जाने लगी। मेरा दिल धड़क रहा था। मैंने नज़र घुमाकर अपने पति की तरफ देखा तो वो भी मुझे गौर से देख रहे थे
और वो मुझसे पहले ही दरवाजे की तरफ बढ़ चुके थे। उनके चेहरे पर परेशानी की झलक साफ नजर आ रही थी। मैंने उनसे कहा कि ये आवाज़ कैसी है, कौन चीख रहा है? उन्होंने कहा कि नहीं, कोई भी चीख नहीं है। मैंने तो किसी की आवाज़ नहीं सुनी। मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि मैं बाहर जाऊं, मगर मैं रुक नहीं सकती थी। मेरे कदम दरवाजे की तरफ बढ़ गए। मैं नहीं जानती थी कि मेरे साथ क्या होने वाला था, मगर मेरा दिल कह रहा था कि मुझे देखना चाहिए, ये किसकी आवाज़ है। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो ये देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई कि सामने ही हॉल में एक लड़की ज़मीन पर गिरी हुई थी। उसके लंबे बाल बिखरे हुए थे और उसके कपड़े फटे पड़े थे। उसके चेहरे पर डर था, जैसे वो कुछ कहने की कोशिश कर रही हो, मगर शब्द उसका साथ नहीं दे रहे थे। मैंने कहा, ये कौन है? तभी मेरे पति वहां पर आ गए और जोर जोर से उन्होंने अपने पापा को आवाज़ लगाई। जैसे ही मेरे ससुर जी अपने कमरे से बाहर निकले तो उन्होंने उस लड़की के बाजू को पकड़ लिया और कहने लगे कि बेटा, मैं अभी इसे कमरे में लेकर जाता हूँ। लेकिन जैसे वो लड़की अपने आप को छुड़वाने की कोशिश कर रही हो, वो उनके साथ नहीं जाना चाहती हो। मैंने देखा था कि उसके पैरों में बेड़ियां थीं और वो कुछ कहने की कोशिश कर रही थी और मेरे ससुर जी उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जा रहे थे। मैंने अपने पति से कहा, ये कौन है? वो आगे बढ़े और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। कहने लगे कि तुम मेरे साथ कमरे में चलो। मैं देख रही थी कि वो लड़की बार बार पीछे हट रही थी, मेरे ससुर जी के साथ जाने के लिए मना कर रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है और मेरे पति जबरदस्ती मुझे कमरे में लेकर आ गए, जबकि मैं बार बार उसे पलट कर देख रही थी। मेरे ससुर जी भी उस लड़की का बाजू पकड़कर उसे घसीटते हुए उसके कमरे के दरवाजे तक ले गए थे और बार बार उससे कह रहे थे कि सोनल, बंद करो, ये रोज रोज का तमाशा। मेरा दिल बैठने लगा था। ये सब सुनकर मेरा पति फिलहाल मुझे जबरदस्ती खींचता हुआ कमरे तक ले आया था और उसने कमरे में आते ही दरवाजे को बंद कर दिया और मुझे बेड पर बिठाने लगा। मैंने दरवाजे पर नजर रखकर दोबारा से कहा कि ये सब क्या हो रहा है? अभिषेक, और वो लड़की कौन है, मुझे बताइए। मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है। मेरे पति कहने लगे, तसल्ली रखो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। वो मेरे पास आकर बैठ गए थे और गहरी सांस लेने लगे। फिर कहने लगे कि तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने उनसे अपने हाथ छुड़वाया और कहा कि नहीं, मुझे बताइए कि ये लड़की कौन है। उन्होंने कहा कि अच्छा बाबा, मैं तुम्हें बताता हूँ। दरअसल मैंने और मेरे पापा ने तुमसे ये बात छुपाई कि ये लड़की मेरी बहन है। इसका नाम सोनल है और इसकी दिमागी कंडीशन ठीक नहीं रहती। हम इसे ज्यादातर कमरे में ही बंद रखते हैं। ये नए लोगों को देखकर उन पर हमला करने लगती है और इसीलिए हमने इसके पैरों में बेड़ियां भी डाल रखी है ताकि ये कहीं भागने की कोशिश न करे, क्योंकि ये अब तक कई सारे लोगों को घायल कर चुकी है। इसीलिए हम अपने घर में नए लोगों को दाखिल होने नहीं देते। ये सिर्फ मुझे और पापा को जानती है, बाकी सब लोग इसके लिए नए हैं। अगर मैं तुम्हें यहाँ कमरे में लेकर नहीं आता तो ये तुम पर जानलेवा हमला कर देती। तुम्हारी जान को नुकसान पहुंच सकता था। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है और मैं शादी की पहली रात थी। तुम्हें किसी तरह का नुकसान नहीं होने देना चाहता था। ये तो कमरे में बंद थी, पता नहीं कैसे कमरे से बाहर आ गई। मैंने कहा कि आपने अपनी बहन के बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया और इसकी ऐसी हालत क्यों हुई। फिर मेरे पति ने अचानक अपने दिमाग पर जोर डाला और कहने लगे कि 7 साल पहले मेरी बहन कॉलेज जा रही थी। रास्ते में अचानक इसका एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में इसके दिमाग पर बहुत गहरी चोट आई थी। बस तब से ही ये ऐसी पागलों जैसी हरकतें करने लगी हैं। हमें लगा कि सोनल वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगी, लेकिन उसकी दिमाग की हालत सुधारने के बजाय खराब होती गई। हालांकि उसका इलाज चल रहा है। डॉक्टर ने कहा है कि आपको सोनल का बहुत ख्याल रखना है, उसे घर से बाहर नहीं निकलना और किसी भी नए इंसान को उसके सामने नहीं लाना। देखो, तुम सोनल के लिए नई हो, इसलिए मैं तुम्हें अच्छे से समझा रहा हूँ। तुम उसके कमरे में जाने की कोशिश भी मत करना। वो तुम पर जानलेवा हमला कर देगी। वो तुम्हें देखकर चिल्लाने लगेंगी, जिसकी वजह से उसकी तबीयत और बिगड़ेगी और वो तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकती है। मैंने और पापा ने तुमसे ये बात इसलिए छुपाई क्योंकि सोनल के बारे में कुछ लोगों को पहले ही पता है, जिस वजह से ना तो कोई हमारे घर में आता है और ना ही मेरी शादी हो पा रही थी। मेरे बड़े भैया की पहली शादी नहीं चल सकी क्योंकि उनकी पत्नी उन्हें छोड़कर चली गई और फिर सोनल इस काबिल नहीं है कि उसकी शादी की जा सके और रही
मेरी बात तो सोनल की हरकतों की वजह से कहीं से मेरा रिश्ता तय नहीं हो पा रहा था, इसलिए मेरे पापा ने तुमसे और तुम्हारे पापा से ये बात छुपाई कि हमारे घर में मेरी बहन सोनल भी है। एक पिता जिसके बड़े बेटे की शादी चल ना सकी और बेटी की शादी हो नहीं सकती और छोटे बेटे की शादी बेटी की वजह से नहीं हो रही थी, तो फिर वो पिता अपने बेटे का घर बसाने के लिए झूठ नहीं बोलता तो क्या करता। बस ये सब कुछ मजबूरी में करना पड़ा। ये कहकर मेरे पति ने अपना सर नीचे झुका लिया था और उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने अपने पति के हाथों को थामा और कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे पूरी बात पता नहीं थी, लेकिन अब मुझे सब कुछ पता चल गया। मेरे पति ने मुझे मुस्कुराकर देखा और फिर अगले दिन से मैंने अपने ससुराल में सारी जिम्मेदारी अच्छे से निभानी शुरू कर दी थी। मैंने देखा था कि जिस कमरे में सोनल को रखा गया था वहां पर बाहर से ताला लगा हुआ था। मेरे पति और ससुर उसको दोनों टाइम का खाना देने के लिए कमरे के अंदर जाते थे और फिर कमरे को अच्छे से ताला लगा देते थे, क्योंकि उसका कमरे से बाहर आना खतरे से खाली नहीं था। वो किसी पर भी हमला कर सकती थी और फिर किसी को नुकसान पहुंचाने से उसको भी नुकसान पहुंच सकता था। ये सब कुछ उसकी सेफ्टी के लिए था। मुझे तो सोनल से डर लगने लगा था, क्योंकि मेरे पति ने मुझे उसके बारे में जो कुछ भी बताया था उसे सुनकर मैं घबरा गई थी और फिर मैंने यही सोचा था कि सोनल जब तक पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती मैं उससे दूर ही रहूंगी। वैसे भी मुझे पागल लोगों से बहुत डर लगता था। सोनल की हरकतें एक तरह से पागलों वाली ही थीं। फिर कुछ दिन इसी तरह से गुजरते रहे। मैं अपने ससुराल में खुश थी, मगर मुझे सोनल के कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती रहती थीं और जब मेरे पति या फिर मेरे ससुर जी उसे खाना देने के लिए जाते थे तो वो खाने की प्लेट जोर से फेंककर दीवार में मारती थी, जिसके शोर की आवाज़ मुझे साफ सुनाई दिया करती थी। वो चिल्लाता करती थी कि मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मेरे साथ कुछ मत करो। उसका चीखना चिल्लाना तो कभी बंद ही नहीं होता था और ये देखकर मुझे बहुत डर लगता था। मैं तो उसके कमरे के नज़दीक तक नहीं जाती थी। एक बात और मेरे पति के अंदर बहुत ही अजीब थी। जब से मेरी शादी हुई थी वो मुझे कहीं भी लेकर नहीं गए थे, यहाँ तक कि मुझे वो मेरे मायके ले जाने से भी इनकार कर दिया करते थे। एक दिन मेरे बहुत जद करने पर वो मुझे आधे घंटे के लिए मेरे मायके ले गए थे, लेकिन वहाँ उन्होंने मुझे पापा के साथ बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ा था। वो मेरे साथ बैठे रहे और आधा घंटा पूरा होते ही मुझे फौरन यहाँ ले आए थे। एक दिन मैंने देखा कि घर में एक औरत दाखिल हुई है और वो फौरन ही सोनल के कमरे की तरफ चली गई थी। उसके लिए मेरे ससुर जी खुद ही कमरे का ताला खोल दिया करते थे, मगर मैं ये देखकर हैरान हुई थी कि वो औरत कौन है जो बेझिझक उसके कमरे के अंदर जा रही है। मगर अजीब बात ये थी कि मेरी नंद उसके जाते ही खामोश हो गई थी। उसके कमरे से किसी तरह की कोई आवाज़ ही नहीं आ रही थी। जब मेरे पति ऑफिस से घर आए तो मैंने उनसे उस औरत के बारे में पूछा कि वो कौन है जो सोनल के कमरे में गई थी। उन्होंने कहा कि वो उसकी केयर टेकर है, उसके कपड़े चेंज करने के लिए आती है और उसको दवाई वगैरह दे देती है, क्योंकि सोनल हमारे हाथ से तो दवाई नहीं लेती। अब ये केयर टेकर हर दूसरे तीसरे दिन सोनल के पास आया करती थी। शायद सोनल उसे अच्छी तरह से अटैच हो गई थी, इसलिए वो उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाती थी। इन दिन जब वो केयर टेकर आई तो मेरे पति और ससुर जी घर में मौजूद नहीं थे। मैं खामोशी से सोनल के कमरे में झांकने लगी, जहां केयर टेकर उसे दवाई दे रही थी और कह रही थी कि तुम अपना ख्याल रखो और टाइम से दवाई लो, तुम्हारे लिए ठीक होना बहुत बेहतर है। मगर एक तरफ सिकुड़ कर वो बैठी हुई थी और बड़े ही गौर से केयर टेकर से कह रही थी कि तुम मुझे यहाँ से निकाल क्यों नहीं देती। मैं तुमसे कई बार कह चुकी हूँ कि मैं पागल नहीं हूँ, प्लीज़ मुझे यहाँ से निकाल दो। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये लोग मुझे जान से मार देंगे। मगर केयर टेकर रश्मि उसकी बात को इग्नोर कर रही थी और मैं ये देखकर दंग रह गई थी कि सोनल जिस तरह से केयर टेकर से रिक्वेस्ट कर रही थी और उससे बात कर रही थी, उस हिसाब से ऐसा लगता था जैसा वो कोई नॉर्मल इंसान है, मगर केयर टेकर कोई रिएक्शन नहीं दे रही थी। अब जब जब केयर टेकर हमारे घर में आया करती थी तो मैं मौका देखकर उन दोनों की बातें सुनने की कोशिश करती थी। हर बार मैंने सोनल को केयर टेकर से यही कहते हुए सुना था कि वो मुझे यहाँ से निकाल दे, क्योंकि एक वही इंसान है जो उसे यहाँ से निकाल सकती है। वो एक ही बात बार बार क्यों दोहराती थी, और उसके बात करने के अंदाज से मुझे हर बार ऐसा लगता था कि सोनल की दिमागी हालत तो नॉर्मल है, मगर उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। इस हिसाब से तो वो खुद भी अपने कपड़े पहन सकती थी, खुद भी अपने आप को ठीक रख सकती थी, तो फिर उसे केयर टेकर की क्या ज़रूरत थी।
और मेरे पति ने अपनी बहन सोनल के बारे में मुझे जो कुछ भी बताया था, उस हिसाब से मुझे लगता ही नहीं था कि वो मुझ पर हमला कर सकती है। मैं अजीब सी उलझन का शिकार हो रही थी। फिर एक दिन मैंने खामोशी से उस केयर टेकर से बात करने की कोशिश की, क्योंकि ये केयर टेकर ही थी जो मुझे सोनल की बातों का मतलब समझा सकती थी। एक दिन मैंने उसे रोक लिया और उससे कहा कि क्या मैं आपसे कुछ देर बात कर सकती हूँ। उसने कहा कि हाँ बताओ, क्या बात है। मैंने उससे पूछा कि मेरी नंद सोनल की तबीयत कैसी है, तो मेरी बात पर वो हंसने लगी और कहने लगी कि उसकी तबीयत तो अब पूरे 9 महीने तक ऐसी ही रहेंगी। ये कहकर वो आगे बढ़ गई, मगर उसने मेरी बात नहीं सुनी। उसने मुझे कुछ नहीं बताया, क्योंकि उसको मेरे ससुरजी ने सख्ती से मना किया हुआ था कि वो मुझसे किसी तरह की कोई बात ना किया करे, वरना उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। काफी सारा समय इसी तरह से गुजर गया था। एक दिन मैंने अपने पति और ससुर जी को आपस में बातें करते हुए सुना था। उस समय मैं अपने ससुर जी के लिए उनके कमरे में चाय लेकर जा रही थी और मेरे पति पहले से ही अपने पिता के पास बैठे हुए बातें कर रहे थे। मेरे ससुर जी ने अभिषेक से कहा कि आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? तुम्हारा अपनी पत्नी से मन भर गया है या नहीं? तुम्हारी शादी को 3 महीने हो गए, यहाँ हमारे खाने के लाले पड़े हुए हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कुछ ही दिनों में हम सड़क पर आ जाएंगे। अभिषेक ने अपने पिता को जवाब दिया। पापा, इतनी जल्दी हम उसके साथ ये सब कुछ नहीं कर सकते, वरना उसे शक हो जाएगा। मेरे ससुर जी ने कहा, अरे आखिर हम उसे यहाँ किस लिए लेकर आए हैं? तुम्हारा भाई भी जेल में है। सोनल को तो हमने बंदी बनाकर भी रख लिया है। उसे टॉर्चर भी कर रहे हैं, जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं, लेकिन वो तो तुम्हारे भाई को छुड़वाने के लिए तैयार ही नहीं है। ऐसे में हम अपना गुजारा कैसे करें? जल्द से जल्द अपनी पत्नी को भी काम पर उतार दो। मेरे पति ने कहा कि पापा भाभी बच्चे को जन्म देने वाली है, उसके बाद तो हमारे पास पैसे ही पैसे होंगे। मेरे ससुर जी ने अपने बेटे को डांटा और कहा, आखिर तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारी पत्नी को छोड़ दिया जाए? तुम्हें क्या उससे मोहब्बत हो गई है? उसने शर्मिंदा होते हुए कहा कि नहीं पापा, बस वो और लड़कियों से मुझे काफी मासूम लगी है। मुझे लगता है कि हमें इतनी जल्दी उसके साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। और फिर वो दोनों खामोश हो गए थे। मगर ये सब सुनकर मेरे होश उड़ गए कि आखिर ये लोग किस तरह की बातें कर रहे थे, और इन लोगों का ये मतलब क्या था कि उन्होंने सोनल को बंदी बनाकर रखा है। और ये भाभी कौन थी? कौन प्रेग्नेंट है? मेरे तो दिमाग में जोरदार धमाका होने लगा था। मेरा दिमाग चारों तरफ को घूमने लगा और मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था। इन लोगों की बातों का क्या मतलब है? मैं बहुत घबरा रही थी। फिर मैंने सोचा कि मुझे हिम्मत और समझदारी से काम लेना चाहिए, इतना घबराना नहीं चाहिए। अब मुझे जानना होगा कि आखिर ये दोनों बाप बेटे क्या गड़बड़ घोटाला कर रहे थे। अगर उन्होंने सोनल को बंदी बनाकर रखा है तो ये बात गलत है कि वो दिमागी मरीज है, मगर इन्होंने मुझसे झूठ क्यों बोला था और ये मुझे कौन से काम पर उतारने की बात कर रहे थे? मुझे तो इन दोनों से डर लगने लगा था, लेकिन मैंने सोचा कि मुझे हिम्मत से काम लेना है और इन लोगों के सामने जाहिर नहीं करना कि मैंने उनकी सारी बातें सुन ली हैं। मैं चाय की ट्रे वापस लेकर किचन में आ गई थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरा दम घुट रहा है। मैं खुलकर सांस लेने की कोशिश कर रही थी और दिमाग पर जोर डाल रही थी कि आगे मुझे इनकी सच्चाई जानने के लिए क्या करना चाहिए। फिर मुझे याद आया कि जिस तरह से हर बार सोनल केयर टेकर से मदद की गुहार लगाती है, इसी तरह से मुझे भी केयर टेकर से कोई ना कोई मदद लेनी होगी। उसे इस घर की इन्फॉर्मेशन लेनी होगी। आखिर वो यहाँ पर मेरी शादी से पहले से आ रही है। इसका मतलब है कि वो ज़रूर कुछ ना कुछ जानती है, या फिर मैं सोनल से अकेले में मुलाकात करूं, लेकिन सोनल से मिलना मेरे लिए खतरे से खाली नहीं है। मैं क्या करूं? अगले दिन जब केयर टेकर रश्मि हमारे घर आई तो मैंने देखा कि मेरे ससुर जी कमरे में मौजूद थे। मैंने केयर टेकर का हाथ पकड़कर फौरन ही उसे अपने कमरे में खींच लिया और उससे कहा कि शांत रहो प्लीज, किसी को कुछ मत बताना। मैंने उससे पूछा कि आखिर तुम मुझे ये बताओ कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि मैंने अपने पति और ससुर को बातें करते हुए सुना है कि अब वो मुझे भी किसी काम के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। आखिर ऐसा भी कौन सा काम है, और सोनल को क्या दिक्कत है? वो बार बार तुमसे यहाँ से निकलने के लिए क्यों कहती है? मैं अपने ससुर और पति की बातों से इस सच्चाई का पता लगा चुकी हूँ कि सोनल को बंदी बनाकर रखा गया है। मेरी बात सुनकर तो रश्मि के होश उड़ गए थे। उसने मुझसे कहा, क्या तुम सच कह रही हो? मैंने कहा कि मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है,
क्योंकि यहाँ कुछ न कुछ तो गड़बड़ ज़रूर हो रहा है और सोनल को तुमसे बात करते हुए देखा है। मुझे उसके अंदाज से नहीं लगता कि वो लड़की पागल है। मैं उसके आगे हाथ जोड़ने लगी और कहने लगी कि प्लीज़ मुझे बताओ अगर तुम कुछ भी इन लोगों के बारे में जानती हो तो, क्योंकि मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं भी किसी बड़ी मुश्किल का शिकार होने वाली हूँ। रश्मि ने गहरी सांस ली और कहने लगी, कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता है कि सोनल दिमागी पेशेंट नहीं है। हाँ, लेकिन वो प्रेग्नेंट है और बस मैं उसको उसके टाइम पर दवाइयाँ देने के लिए और उसका ख्याल रखने के लिए यहाँ पर आती हूँ ताकि उसके बच्चे को कोई नुकसान ना पहुँचे। रश्मि की बातें सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। मैंने कहा, क्या सोनल प्रेग्नेंट है? मगर सोनल प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? फिर अचानक मुझे याद आया कि मेरे ससुर और पति किसी के प्रेग्नेंट होने की बात कर तो रहे थे और उन्होंने कहा था कि भाभी प्रेग्नेंट है। इसका मतलब मैंने अपने सर पर हाथ लगाया क्योंकि मेरा सर दर्द करने लगा था। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने रश्मि का हाथ पकड़ा और कहा कि प्लीज़ आप मेरी मदद कीजिए। मैं सारी कड़ियों को आपस में जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं कोई भी हल नहीं निकाल पा रही हूँ। मुझे अगर सारी सच्चाई जाननी है तो सोनल से बात करनी होगी। उन्होंने कहा कि तुम जानती हो कि यहाँ कितना पहरा है। देखो, मैं तुमसे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी। मैं इतना जानती हूँ कि तुमने बिल्कुल ठीक अंदाजा लगाया। यहाँ जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अगर तुम पर कोई मुसीबत आए तो तुम्हें पहले से ही सावधान रहना, अपनी आंखें और कान खुले रखना। मैंने कहा, मैं सब कुछ जानती हूँ। मुझे अंदाजा हो गया है कि ये दोनों बाप बेटे ठीक नहीं हैं। मैंने कहा, आप भी मुझे सोनल से मिलवाने में मेरी मदद कर सकती हो। उन्होंने कहा कि अरे नहीं, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। सोनल के कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। तुम्हारा ससुर और पति उस पर हमेशा नजर रखते हैं। तभी तो मेरे सामने सोनल जो भी बात करती है मैं उसका कोई जवाब नहीं देती, सिर्फ अपना काम करके वापस आ जाती हूँ और पूरे 15 मिनट बाद तुम्हारा ससुर आकर मुझे वहां से भेज देता है और कमरे में ताला लगा देता है। अब तुम ही बताओ, ऐसी कंडीशन में तुम किस तरह से सोनल से बात करोगी? यहाँ तक कि मैं भी उससे कोई बात नहीं कर सकती। ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई थी। फिलहाल रश्मि जी वहां से जा चुकी थीं, लेकिन अगले दिन मैंने फैसला किया कि मुझे किसी भी तरह से कमरे की चाबी चुराने होगी। मगर कैसे? मुझे चाबी चुराने के लिए एक अच्छा मौका तलाश करना था और ये मौका मुझे तभी मिल सकता था जब मेरे ससुर सो रहे हों। इसलिए मैं उनके कमरे में रात के टाइम चली गई जब मेरे पति भी गहरी नींद में सोए हुए थे, और मैं दबे पैरों जब अपने ससुर के कमरे में गई तो उनके कमरे में पूरी तरह से अंधेरा था और मैं इसी अंधेरे का फायदा उठाना चाहती थी। मैं छोटी सी टॉर्च लेकर चली गई और मैंने उसकी रोशनी से धीमे धीमे कमरे में चाबी तलाश करना शुरू कर दिया, लेकिन मुझे चाबी कहीं भी नहीं मिल रही थी। अचानक मेरे ससुर जी ने करवट ली तो मुझे उनके तकिए के नीचे से एक चाबियों का गुच्छा नजर आया। मुझे अच्छी तरह से याद था कि घर में एक सबसे बड़ा ताला था और वो सबसे बड़ा ताला सोनल के कमरे में ही लगाया जाता था। इसलिए इन चाबियों के गुच्छे में जो सबसे बड़ी चाबी होगी वही चाबी सोनल के कमरे के दरवाजे की चाबी थी। मैं धीमे धीमे तकिए के नीचे हाथ डालकर चाबियों का गुच्छा निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अचानक मेरे ससुर जी ने तकिए पर जोरदार हाथ मारा। उनका हाथ तकिए पर रखा रह गया था और ऐसी कंडीशन में मेरे लिए चाबी का गुच्छा तकिए के नीचे से निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा था, और चाबी भी तो आपस में मिलकर शोर कर सकती थी। मैं बुरी तरह से डरी हुई थी और सोच रही थी कि अगर मेरे ससुर जी जाग गए तो पता नहीं मेरा क्या अंजाम होगा। फिर मुझे आइडिया आया कि चाबियों के गुच्छे से चाबी निकालने में मुझे समय लगेगा और फिर इसी तरह मैं पकड़ी भी जा सकती हूँ। इसलिए मैं दबे कदमों से उठी और फौरन अपने ससुर जी के बाथरूम में चली गई। वहां से मैंने साबुन उठाया और वापस बैठ के करीब आकर धीमे से चाबियों का गुच्छा आगे को सरकाया और सबसे बड़ी चाबी को आगे करके उसकी छाप साबुन पर अच्छी तरह से ले ली और चाबी के गुच्छे को तकिए के अंदर ही सरकार दिया। अभी मैं ये काम कर ही रही थी कि अचानक मेरा हाथ पास रखे स्टूल पर पड़ा तो उससे एक जोरदार आवाज निकली और आहट भरी आवाज से मेरे ससुर जी की भी घबराकर आंख खुल गई। वो कमरे में चारों तरफ देखने लगे। मैं जल्दी से बेड के नीचे घुस गई थी। उन्होंने लाइट ऑन करके भी देखा कि यहाँ कौन है। मैंने तो अपनी सांसों को रोक लिया था। मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद
जब मेरे ससुर जी को यकीन हो गया कि कमरे में कोई भी नहीं है, ये सिर्फ उनका वहम है, तो वो लाइट बंद करने के बाद बिस्तर पर लेट गए थे और फिर से कमरे में अंधेरा हो गया था। मैंने तो पहले ही टॉर्च बंद कर ली थी। मैं खामोशी से दबे दबे कदमों से बड़ी मुश्किल के साथ कमरे से बाहर निकल आई थी और अगले दिन जब रश्मि जी हमारे घर पर आईं तो मैंने उनसे कहा कि आपको मुझे इसकी चाबी बनवाकर देनी होगी ताकि मैं सोनल से बात कर सकूं। उन्होंने कहा, लेकिन कमरे के अंदर जो कैमरे लगे हुए हैं, मैंने उनसे कहा कि मैंने उसका भी जुगाड़ कर लिया है, बस आप मेरा ये काम कर दीजिए। अगले दिन उन्होंने मुझे चाबी बनवाकर ला दी थी। सबसे पहले मुझे अपने पति और ससुर का मोबाइल खराब करना था, क्योंकि इस घर में कंप्यूटर या लैपटॉप जैसी कोई चीज़ नहीं थी, ना ही टीवी था, इसलिए ज़रूर उन्होंने कैमरे को अपने मोबाइल से ही कनेक्ट किया होगा। अगले दिन मैंने देखा कि मेरे ससुर जी मोबाइल चलाते हुए अपने कमरे से बाहर निकल रहे थे। मैं फौरन ही ज़बरदस्ती उनसे टकरा गई और उनके हाथ से मोबाइल छूटकर ज़मीन पर गिर गया। वो मुझ पर चिल्लाना चाहते थे, लेकिन अपने आप को उन्होंने कंट्रोल किया और कहने लगे कि बहू, ये तुमने क्या कर दिया, देखकर चलो। मैंने उनसे जल्दी से माफ़ी मांगी और जैसे ही उनका मोबाइल उठाकर देखा तो मोबाइल की स्क्रीन चकनाचूर हो चुकी थी और मोबाइल चल नहीं रहा था। ससुर जी को गुस्सा आ रहा था, लेकिन उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। कहने लगे कि अब मुझे इसे सर्विस पर देना होगा। ससुर जी का मोबाइल तो खराब हो गया था, अब मुझे अपने पति का मोबाइल खराब करना था। मेरे पति डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना खाने में बिजी थे। मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने के लिए जा रही थी। मैंने अभिषेक को उनकी एक मैली शर्ट दिखाई। उन्होंने कहा कि इसे भी धो दो। उसके बाद मैंने उन्हें अपनी 2-3 बातों में उलझाया और उनकी मैली शर्ट को मोबाइल के ऊपर रख दिया। उसके बाद जब मैंने शर्ट उठाई तो उसके साथ ही उनका मोबाइल भी ले लिया और इसलिए उन्हें शक नहीं हुआ कि मैं उनका मोबाइल ले चुकी हूँ। मैंने उनके मोबाइल को वॉशिंग मशीन में डाल दिया, जिससे उनका मोबाइल भी खराब हो चुका था। हालांकि मोबाइल पर ढेर सारी स्क्रैचेस आ गई थी, लेकिन मैंने उनके मोबाइल का टेम्पर छूटा दिया। मोबाइल पूरी तरह से बंद हो चुका था और खराब हो गया था। मेरे पति अपना मोबाइल हर जगह तलाश कर रहे थे, लेकिन उनका मोबाइल नहीं मिल रहा था। फिर मैंने उनको बताया कि आपने तो मोबाइल डाइनिंग टेबल पर ही छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने तो वहाँ देखा था, लेकिन जब वो दोबारा डाइनिंग टेबल पर आए तो उनका मोबाइल उनको उसी जगह मिला था। मगर जब उन्होंने अपने मोबाइल को चलाने की कोशिश की तो मोबाइल चल ही नहीं रहा था और इस तरह मैं अपने प्लान में कामयाब हो गई थी। मेरे पास चाबी भी आ चुकी थी और अब मुझे सोनल के कमरे में जाना था। मेरे पति और ससुर के घर से निकलने के बाद मैंने सोनल के कमरे का ताला खोला। वो एक तरफ कोने में डरी सहमी बैठी हुई थी। मुझे देखकर अचानक उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। मैं जब उसके करीब गई तो वो मुझे बड़े गौर से देख रही थी, जैसे यकीन न कर पा रही हो कि मैं किस तरह उसके कमरे में तुम्हारी कहानी सुनने के लिए आई हूँ। मुझे पता है कि तुम्हें यहाँ पर कैद करके रखा गया है, लेकिन क्यों और किस लिए मैं ये नहीं जानती। मैं यही सब जानने के लिए और तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। मेरे कहे शब्दों पर वो बहुत हैरान हुई थी। उसने कहा, क्या सच में तुम मेरी मदद करना चाहती हो? मैंने कहा, हाँ। फिर उसने मुझे अपनी कहानी बतानी शुरू की। उसने बताया कि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मैं अपनी चाची के पास रहती थी। मेरी चाची ने बिना कुछ सोचे समझे ही मेरा रिश्ता अक्षय के साथ तय कर दिया। अक्षय तुम्हारे पति का बड़ा भाई, मतलब मैं तुम्हारी जेठानी हूँ। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि ये लोग कोई मामूली लोग नहीं हैं। ये लोग एक तरह का धंधा करते हैं। मेरे पति ने मुझे प्रेग्नेंट कर दिया और उसके बाद मेरे बच्चे को मुझसे ले जाकर किसी दूसरे को बेच दिया और इसके उन्हें बहुत सारे पैसे मिले थे। और फिर ये लोग मुझे टॉर्चर करने लगे कि मैं दोबारा से बच्चा पैदा करूं, लेकिन जो इन्होंने मेरे साथ पहले किया था वो मैं दोबारा नहीं कर सकती थी। मुझे इन लोगों को सज़ा दिलवानी थी, क्योंकि इनकी सारी सच्चाई मुझे पता चल चुकी थी। ये लोग यही धंधा करते हैं। मेरे पति की एक शादी नहीं बल्कि 4 शादियां पहले ही हो चुकी थीं और हर औरत के साथ उन्होंने यही किया था। उसका बच्चा लेकर वो महंगे दामों में बेच दिया करते थे और दोबारा से प्रेग्नेंट करते थे, और फिर जब एक औरत से 3-4 बच्चे हो जाया करते थे तो ये उसका इस्तेमाल करना बंद कर देते थे और उसे पागल साबित करके पागल खाने में भर्ती करवा दिया करते थे। ये लोग मेरे साथ भी ऐसा ही करना चाहते थे, लेकिन मैंने सही समय पर समझदारी दिखाई। मेरे पास मोबाइल नहीं था ना मुझे मेरे चाचा चाची के घर जाने की परमिशन थी,
मगर मैं एक दिन बहुत जिद करके अपने पति को ज़बरदस्ती अपने चाचा जी के घर ले गई और वहां जाकर मैं एक मोबाइल लेकर आ गई और उस मोबाइल के बारे में मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया। मैं इन लोगों को रंगे हाथों पकड़वाना चाहती थी, इसलिए मैंने मोबाइल में इन लोगों की बातचीत की रिकॉर्डिंग कर ली और ये लोग मेरे साथ जितना भी अत्याचार करते थे वो सब कुछ मैंने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया था। मैंने एक दिन मोबाइल से पुलिस को फ़ोन करके सब कुछ बताने की कोशिश की। मैंने पुलिस को अपने पति की सारी रिकॉर्डिंग भेज दी थी। उसमें कहीं भी मेरे ससुर और तुम्हारे पति का जिक्र नहीं आया था। पुलिस ने मेरे पति को अरेस्ट कर लिया। मुझे लगा कि मुझे इंसाफ मिल गया। मैं अपने चाचा जी के घर आ गई थी, लेकिन मेरा ससुर बहुत ही शातिर इंसान है। उन्होंने मुझे मेरे मायके से अगवा कर लिया और उसके बाद मुझे यहाँ बंदी बनाकर रख लिया। इन लोगों का कहना है कि मैं इनके बेटे को जेल से छुड़ा लूं, अपना केस वापस ले लूं, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। यहाँ तक कि मेरे साथ एक और जुल्म भी हुआ। मेरे पेट में मेरे ससुर का बच्चा पल रहा है। मेरे ससुर ने मेरे साथ गलत किया। पुलिस को नहीं पता कि मैं कहाँ चली गई, क्योंकि इन लोगों ने अपना ठिकाना बदल दिया और मुझे यहाँ लेकर आ गए। पहले ये लोग दूसरे शहर में रहा करते थे और जिस मोबाइल से मैं पुलिस को वीडियो भेज चुकी थी, मेरा वो मोबाइल भी मेरे ससुर ने नदी में फेंक दिया, जिससे पुलिस को ये तो पता नहीं चल सका कि उनको फ़ोन किसने किया था, लेकिन ये ज़रूर पता चल गया था मेरे साथ गलत करने वाला इंसान मेरा पति था। ये लोग बहुत चालाक है। तुम कुछ भी करके यहाँ से निकलने की कोशिश करो, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है वो अब तुम्हारे साथ भी हो सकता है। मैंने सोनल को बताया कि मुझे बताया गया है कि तुम मेरी नंद हो, मगर मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी जेठानी हो। वो बहुत हिम्मत वाली थी। उन्होंने मुझे उन लोगों के बारे में सब कुछ बता दिया था। सोनल ने अपने पति को सज़ा दिलवाई, लेकिन उसके बदले में उन्हें एक और सज़ा मिल रही थी। अब वो दोबारा से सोनल का बच्चा बेचकर अपना पैसा कमाना चाहते थे और ये लोग मेरे साथ भी ऐसा ही करने जा रहे थे। सोनल ने मुझसे पूछा था कि तुमने यहाँ तक आने की हिम्मत कैसे की, तो मैंने उनको सब कुछ बता दिया। उन्होंने कहा कि तुम तो बहुत ही हिम्मत वाली लड़की हो। मुझे डर था कि इससे पहले इन लोगों का मोबाइल ठीक हो जाए और सारी सच्चाई खुलकर रह जाए। उसे पहले ही मुझे सोनल को अपने साथ लेकर यहाँ से भागना था। मैंने उसी समय उनकी बेड़ियाँ खोली, क्योंकि उस समय घर में कोई भी नहीं था और मैं सोनल को वहाँ से लेकर भागना ही चाहती थी। लेकिन 8 बजे का समय था। मेरे पति और ससुर घर के अंदर दाखिल हो चुके थे। मुझे आज ही इस काम को अंजाम देना था और खुद भी यहाँ से भागना था और सोनल को भी अपने साथ लेकर जाना था। सोनल ने मुझसे कहा कि अभी वो लोग आ गए हैं, तुम यहाँ से जाओ, रात को मुझे यहाँ से निकाल लेना। मैंने कमरे का ताला इस तरह से लगा दिया जैसे लगा हुआ था, ताकि इन दोनों को मुझ पर किसी तरह का शक ना हो, और दोनों के सामने ऐसा ही बिहेव किया जैसे मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ और कुछ जानती भी नहीं हूँ। मगर मुझे अब इन दोनों से बहुत डर लग रहा था। रात तक का समय मेरे लिए बहुत भारी पड़ रहा था। आज रात जब ये दोनों गहरी नींद में सोने वाले थे, तब मुझे खामोशी से सोनल को यहाँ से निकालना था। ये सब मेरे लिए आसान नहीं था। मेरे पति और ससुर जी अपने मोबाइल की वजह से बहुत परेशान थे। घर के अंदर आते ही सबसे पहले उन्होंने सोनल के कमरे की तलाशी ली थी। उन लोगों को किसी भी तरह का कोई शक नहीं हुआ था। हमेशा रात के 9 बजे ही रश्मि जी सोनल को दवाई देने के लिए आती थीं। इस बार जब रश्मि जी आईं तो मैंने उनसे कहा था कि मुझे नींद की दवाई चाहिए और वो दवाई मुझे आज और अभी से समय चाहिए। रश्मि जी यहाँ से जाने के बाद दोबारा तो घर के अंदर दाखिल नहीं हो सकती थी, लेकिन उन्होंने कहा कि आज रात तुम दोनों अपने प्लान में कामयाब जरूर होगी। उन्होंने नींद की दवाई लाकर घर के दरवाजे पर रख दी थी। रात के समय जब मैं घर का दरवाज़ा बंद करने के लिए बाहर आई तो मैंने चुपके से दवाई उठा ली थी और रात को सोने से पहले मेरे पति और ससुर के दूध में दवाई को मिला दिया था। जैसे ही उन दोनों ने दूध पिया तो उन दोनों की दिमाग पर नींद सवार होने लगी और फिर कुछ देर होने के बाद वो दोनों बेहोश हो गए थे और अब मुझे यहाँ से सोनल को लेकर भागना था। उन दोनों के सोते ही मैं फौरन सोनल के कमरे में गई और मैंने सोनल को बेड़ियों से आज़ाद किया। हम दोनों जल्दी जल्दी भागकर कमरे से बाहर निकलने ही वाले थे, लेकिन अचानक मेरे ससुर और पति अपनी कमर पर हाथ रखकर खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि कहाँ भाग रही हो तुम दोनों। मैं और सोनल ये सब देखकर हैरान रह गए थे। हमें यकीन नहीं हो रहा था कि हम दोनों पकड़े जा चुके हैं।
मुझे तो अच्छी तरह से याद था कि मैंने दोनों के दूध में नींद की दवाई मिलाई थी और वो दोनों सो चुके थे। फिर उन्हें हमारे प्लान के बारे में कैसे पता चला? मेरा पति मेरे करीब आया। उसने मेरे बाल जोर से पकड़े और कहने लगा कि ज्यादा होशियार बन रही हो। तुम्हें क्या लगा कि तुम इतनी आसानी से यहाँ से भाग जाओगी और हमें कुछ पता भी नहीं चलेगा? जिस समय तुम हमारे दूध में दवाई मिला रही थी तभी मैंने तुम्हें देख लिया था और मुझे तुम पर शक हो गया था, इसीलिए हमने दूध पीने की एक्टिंग की, लेकिन दूध पिया नहीं था। तुम्हारी नज़र बचते ही दूध को फेंक दिया था। मेरे पति और ससुर जी के सामने हम दोनों की हकीकत खुलकर आ चुकी थी। मेरे पति ने मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और दूसरा थप्पड़ सोनल के मुंह पर मारा था। वो फिर से सोनल के बाल पकड़कर कह रहे थे कि तू अपना केस वापस लेती है या नहीं, लेकिन सोनल का यही कहना था कि मैं केस वापस नहीं लूंगी और ना ही इस बच्चे को जन्म दूंगी, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत किया। जिस तरह से तुम्हारे भाई को सजा मिल रही है इस तरह से तुम्हें भी सजा मिलेंगे, मगर तुम लोगों ने वहां से भागकर अपनी जान छुड़ा ली। तभी मेरे ससुर जी बोल पड़े और कहने लगे कि आज तुम दोनों को मरना पड़ेगा, क्योंकि तुम दोनों बहुत चालाक हो। मैं तो घबरा गई थी और बहुत डर गई थी। मेरे पति ने फौरन ही चाकू निकाला और वो मुझ पर वार करने ही वाले थे। तभी अचानक घर के अंदर एक अजीब सी हलचल होने लगी और ये हलचल किसी और की नहीं बल्कि पुलिस की थी। और जैसे ही पुलिस घर के अंदर दाखिल हुई उन्होंने मौके पर ही अभिषेक और उसके पिता को हिरासत में ले लिया था। लेकिन हम दोनों दंग रह गए थे कि पुलिस लेकर कौन आया था। फिर पता चला कि पुलिस को लेकर आने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि केयर टेकर रश्मि थी। रश्मि जी ने हमारी मदद की थी। दरअसल वो मुझे दवाई देने के बाद वहां से गई नहीं थी। वो हमारी मदद करना चाहती थी क्योंकि वो एक अच्छी इंसान थी। उन्हें यहाँ पर कुछ गलत होने का एहसास हमेशा हुआ था, लेकिन उन्होंने कभी भी सच जानने की कोशिश नहीं की थी। लेकिन जब उन्हें पता चला कि मैं सच्चाई जान चुकी हूँ और यहाँ सच में कुछ गड़बड़ है, तो उन्होंने धीरे धीरे मेरी मदद की। मगर मुझे नींद की दवाई देने के बाद वो घर से गई नहीं थी। हमारे घर के बाहर ही जहाँ सोनल का कमरा था और उनके कमरे की खिड़की खुलती थी, वो वहीं खड़े होकर हमारी सारी बातें सुन रही थीं। उन्होंने सोचा था कि वो यहाँ से हम दोनों के भागने में मदद करेंगी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि हम दोनों पकड़े जाएंगे। इसलिए उन्होंने फौरन ही पुलिस को फ़ोन करके यहाँ आने के लिए कहा। पुलिस स्टेशन यहाँ से बहुत करीब था, इसलिए पुलिस को भी यहाँ आने में समय नहीं लगा और फिर इस तरह अभिषेक और उसके पिता को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। सोनम ने अपने बारे में सारे बयान पुलिस को दे दिए थे। वो दोनों बाप बेटे अपने आप को बचाने की हरगिज कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब उनके पापों का घड़ा भर चुका था। उन्होंने सोनल के साथ ही नहीं बल्कि ना जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की थी। वो अपने गुनहगार बेटे को बचाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सोनल को बंदी बनाकर रखा तो उसे ब्लैकमेल कर रहे थे। लेकिन सोनल ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी जंग लड़ती रही। सोनल वापस अपने चाचा चाची के घर चली गई। मैं अपने पिता के घर वापस आ गई थी। जब मैंने अपने पिता को सारी सच्चाई के बारे में बताया तो उन्हें अपनी बेटी पर बहुत तरस आया था, लेकिन साथ ही वो खुश भी थे कि उनकी बेटी सही सलामत बच गई है। अब मैं अपने पिता के साथ ही रहती हूँ और जब मेरी बड़ी बहन को ये बात पता चली तो उन्होंने फैसला किया कि वो पापा को और मुझे अपने साथ अपने शहर बुला लेंगी और हम लोग कुछ समय के बाद वहाँ चले जाएंगे। सोनल ने अपने बच्चे को जन्म देने के बाद उसकी परवरिश की। हालांकि वो एक बच्चा खो चुकी थी और ये बच्चा उसके शरीर का हिस्सा था और केयर टेकर रश्मि जी, उन्होंने इन दोनों को पकड़वाने में हमारी मदद की थी। उनको सरकार की तरफ से पुरस्कार मिला था क्योंकि इन लोगों को सिर्फ इसी शहर की पुलिस नहीं बल्कि और भी शहरों की पुलिस तलाश कर रही थी। ये लोग अपनी पहचान बदलकर और हुलिया बदलकर हर जगह रहा करते थे। अब उनको उनके किए की सज़ा मिल गई है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।